हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए और कमेंट बॉक्स पर अपने सुझाव भी हमको जरूर भेजिए। उत्तर प्रदेश में जब से ये बीजेपी की सरकार बनी है तो अचानक एकदम बहुजनों पर हमले क्यों एकदम से चालू, चाहे पुलिस के जरिए हो चाहे अपराधियों के जरिए हो, क्यों एकदम से ये हमले बढ़े हैं? इसके पीछे तो जैसे बोलते हैं ना वंशानुगत, पीछे से वंशानुगत ये चलता आ रहा है। उन्होंने जिसे हम शूद्र कहते हैं, जिसे हम बहुजन कहते हैं, जिसे हम 85% कहते हैं, वो हमेशा उनके लिए शोषण का माध्यम रहा है। वो शोषण करते रहे हैं। तो बीच में कुछ ऐसे समय आया जहाँ पे ये वर्ग सत्ता में आया और उनके मन में जब जिसे वो खाते पहनते नहीं देख सकते, आज वो उसे खाता पहनता और उसे सत्ता में देख रहे थे, तो उनके मन में विद्वेष की भावना भरती जा रही थी। क्योंकि मैं आपको बताऊं, मैं बेसिकली अहीर हूँ, यादव हूँ। जब मैं पहली बार अम्बाला से अमेठी पहुंचता हूँ, 11वीं में मैंने एडमिशन लिया था, तो उस समय मेरे कपड़े प्रेस होते थे और वहाँ पे जो ठाकुर पंडित पढ़ने आया करते थे, इनके कपड़े प्रेस नहीं होते थे। तो ये कहते थे देखो अहिरवा की क्रीज टूटती नहीं है। तो जब वो अच्छे कपड़े पहनता नहीं देख सकते आपको, तो सत्ता में कैसे बर्दाश्त कर लेंगे। तो जब ये इन्होंने एन प्रकारेण सत्ता प्राप्त की, तो वो जो विद्वेष और बदले की भावना थी उसमें वो पूरा करने लगे अपना। वही है आज जो ये हमले हो रहे हैं, वो हमले इनके मनुस्मृतियों के अनुसार, इनके ऋग्वेदों के अनुसार जो लिखा हुआ है उसी के अनुसार ये व्यवहार करते हैं और आज वही हो रहा है। और हम ये देख रहे हैं कि जबकि सत्ता में आए थे तो ये बहुजनों की बात कर रहे थे, आज दूर दूर तक कुछ नहीं। रोजगार पे ले लीजिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन किसी विषयों पर ये कोई काम नहीं हो रहा, सिर्फ हवाई चल रहा, लिखत पढ़त में कहीं भी नहीं है। जबकि यही इनको मालूम भी है कि ये समाज किस तरीके का, कहाँ तक ये पहुंच सकता है, लेकिन इस तरफ सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है। जितना ही ये कमेरा वर्ग यानी अर्जक वर्ग, निर्माता वर्ग जितना ही कमजोर होगा उतनी ही उनकी बातें सुनेगा। आज वो सत्ता में है, वो अपने लोगों को निजीकरण के जरिए अपने लोगों को कहीं ना कहीं जॉब देने का काम कर लेंगे। उनके लोग मजबूत रहेंगे और हमारे लोग कमजोर रहेंगे, तो निश्चित है जो कमजोर रहेगा वो मजबूत की सुनेगा। और इसीलिए सारा ये एक विशेष षड्यंत्र के तहत चल रहा है। ये ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ के कर रहे हैं, ये उनका षड्यंत्र है एक विशेष वर्ग को दास बनाने का, उनका शोषण करने का। और ये चलता रहेगा, इसे अभी वो और प्रभावी तौर पे करेंगे। अभी तो वो संविधान है ना, अभी वो मजबूर हैं वो संविधान से, नहीं तो इससे भी ज्यादा प्रताड़ना करते। आज आप देखिए लखनऊ में अवैध बिल्डिंगें बहुत सारे लोगों ने बनाई हैं, लेकिन 75% बिल्डिंगों पे मुस्लिम वर्ग के बिल्डिंगों पे इनका बुलडोजर चल रहा है। जानकीपुरम में एक गुप्ता की बिल्डिंग थी, वो भाजपा का कार्यकर्ता था, पदाधिकारी भी था। बुलडोजर पहुंचता है, जैसे ही बुलडोजर उसमें छूता है वो विधायक को फोन करता है। भाजपा का विधायक जो का नाम अभी ध्यान नहीं आ रहा है, उनके पिताजी भी विधायक और सांसद रहे हैं। तो वो तुरंत वहां मौके पर पहुंचते हैं और बुलडोजर वहां खड़ा हो जाता है। और अभी पीछे अमीनाबाद में चला है, कोई भी नहीं भाजपा से था, उनके बुलडोजर पूरे चले और बिल्डिंगें पूरी गिरी। विशेष जाति, विशेष समुदाय को टारगेट करके काम हो रहा है इसमें उत्तर प्रदेश। जी जी जी, अच्छा, बिल्कुल। और क्या ये जो तैयारी कर रहे हैं इस समय लगे हुए थे, ये 24 को चुनाव इसी तरीके लड़ा जाएगा कि? देखिए इनका जो चुनाव जीतने का फंडा है जी, वो टोटल ईवीएम पे टिका हुआ है। ईवीएम को नाबाद कैसे रखा जाए, ईवीएम को नाबाद रखने के लिए हिंदू मुस्लिम करेंगे, विशेष जाति वर्ग को प्रताड़ित करेंगे, प्रलोभन के तौर पर ये 5 किलो अनाज देंगे, या उस समय जो चुनाव आएगा केंद्रीय चुनाव, उसमें प्रलोभन के लिए और भी चीजें आ सकती हैं। क्योंकि चुनाव जीतना है तो और ईवीएम को नाबाद रखना है तो उन्हें इल्जाम भी तो किसी पे लगाना होगा। 5 किलो वाले गरीबों के माथे पे हमेशा कलंक लगा है बिकने का। लेकिन आज गरीब का ही तो रोजगार जा रहा है और गरीब 5 किलो राशन में बिक जाएगा, अपना रोजगार छोड़ देगा? कभी नहीं छोड़ेगा। कुछ परसेंट ऐसे हो सकते हैं, मैं मानता हूं कि वो पेट पे चले जाते हैं, लेकिन खुददारी आज भी जिंदा है। बड़ी चीज ये जो अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए थे उसमें
समाजवादी पार्टी का हार का कारण क्या रहा? ये फरसा और एक तरफ था संविधान, तो क्या दोनों लेकर ये चल रहे थे, यही हार का कारण रहा है क्या? ये हार का कारण है अपनों पे विश्वास न करना। जितना इन्होंने फरसे पे विश्वास किया, उतना अगर ये अपनों पे काम कर लेते और अपनों पे विश्वास कर लेते तो निश्चित तौर पर पूरा समाज टूटा हुआ था। जो ये 22 का चुनाव हुआ, इसमें पूरी की पूरी जनता टूटी हुई थी। उसे एक बड़े सहारे की जरूरत थी। जी। उसका रिजल्ट भी अखिलेश यादव को दिखा। जो बंदा 25 से 26% तक वोट में रह गया, वो 32% तक पहुंच गया, तो वो जनता का भरोसा ही था। तो लेकिन ये समय समय पर फरसा उठा के ये सिद्ध कर देते थे कि सत्ता में आने के बाद ये फरसा हमारे लिए खतरनाक होगा। जो फरसे से ही कटना है तो डायरेक्ट कट जाओ, काहे अखिलेश यादव के साथ कटो। मारी खानी है तो घूम के क्यों खाओ, सीधा खा लो। तो यही रहा है हमारे लोगों पे ये जो विश्वास नहीं हो रहा, अखिलेश यादव को अपने लोगों पे विश्वास नहीं हो रहा है, ये अखिलेश जी की सबसे बड़ी भूल है। आज भी मैं कहता हूँ कि यदि अखिलेश यादव इन चीजों को समझ ले तो निश्चित तौर पर लोकसभा में क्रांतिकारी परिवर्तन हो सकता है। जिस तरीके काम चल रहा है उससे हमें नहीं लग रहा है कि अभी इन्होंने कोई सबक लिया है। आज भी उनके साथ वो नवरत्न जो हैं वो बराबर चपके हुए हैं। जो उनके नवरत्न हैं वो आज भी नहीं छोड़ रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं फ्रेम में अच्छी चीजें, लेकिन जो समाज में जो हो रही घटनाएं उनसे बहुत दूरी बना के अब भी रखे हुए हैं। नहीं, समाज में जो घटनाओं पे तो मैं देख रहा हूँ, 2-3 घटनाएं इधर हुई हैं, उस पे आज आ रहे हैं। हाँ। लेकिन इससे बदलाव नहीं होना है। वहाँ पे परिवर्तन तब होता है जब आप उसे वहाँ पे बैठ के पूरी तरह से न्याय दिलवाओ। यानी अगर एक घटना हुई है, उस घटना के उसके रिजल्ट तक पहुँचाओ। भले ही वहाँ पे पूरा शहर जाम हो जाए, पूरा जब अगली जगह अपराधी और सरकार क्यों डरेगी? जब वहाँ पर अमूल चूक रिजल्ट आएंगे, जनता का आक्रोश बढ़ेगा कि हाँ, इनके लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, जनता प्रताड़ित हो रही है, तभी जाके परिवर्तन होगा। क्योंकि लोग जो है मजबूत सहारे की तलाश में हैं, आज भी हैं। केवल समझना है उन्हें कि कैसे इस जो लोगों की तलाश है उनकी तलाश मैं कैसे बन जाऊं, यही अखिलेश जी को सोचना है। सर, इतना अमूल्य समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।